हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजित और आप देख रहे हैं रंजित की पाठशाला। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। दोस्तों, ये इनका पिक्चर है लॉरेंस कोहलबर्ग साहब का, ये जो आप देख पा रहे हैं इधर साइड में। तो दोस्तों, इनका जो है कि जन्म 1927 में हुआ था। क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को? दोस्तों, इस टॉपिक से जो है कि बहुत सारे जो है कि सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इसका पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था दोस्तों, वो नैतिकता का सिद्धांत दिया था, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं नैतिकता के सिद्धांत के बारे में, जिसे हम मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इसका जो मेन स्टोरी बेस्ड होता है वो हिंज की कहानी पर आधारित होता है। बहुत सारे हाइंज हिंज बहुत सारे नाम से इसे पुकारते हैं, पर हमें जो है कि मेन जो है कि मुद्दा ये जानना है कि इसका कहानी क्या है। तो दोस्तों, हम आपको थोड़ा सा पहले इसका कहानी बता देते हैं, इसका कहानी क्या है, हिंज वाली कहानी। तो एक हिंज नामक का व्यक्ति रहता है दोस्तों, इसकी पत्नी बीमार हो जाती है और ऐसा बीमार पड़ती है कि जिसका दवाई जो है कि कहीं नहीं मिलता है। तो शहर के ही एक फार्मासिस्ट ने उसका आविष्कार किया था, उसे खोजा था उस दवाई को, तो सिर्फ उसी के यहाँ मिलता है। हिंज बेचारा गरीब था, उसके पास पैसा नहीं था, तो वो गया किसी तरह उधार उधार लेके, आधा पैसा ही था उसके पास, दुकानदार के पास। दुकानदार से काफ़ी मिन्नतें की तो उन्होंने जो है कि इसको दवाई नहीं दिया। तो फिर हिंज ने क्या हुआ, अंतिम में मजबूर हो गया था, क्योंकि इसकी पत्नी मर जाती है अगर उसे दवाई नहीं मिलता। तो इसने क्या किया ना कि दवाई शटर तोड़कर जो है कि दवाई को निकाल लिया और अपनी पत्नी को बचा लिया। तो इस ये हिंज की कहानी पर आधारित है। तो और ये जो है कोहलबर्ग साहब थे, वो कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? अमेरिका के रहने वाले थे। चलिए हम अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। तो इन्होंने कहा था, बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को सीखता है। नैतिकता और अनैतिकता को सीखता है कहाँ से दोस्तों? अपने सामाजिक परिवेश से। तो हम अपने समाज में ही ना अच्छाई बुराई सब कुछ सीखते हैं, तो वही इसके बारे में इन्होंने कहा था, बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को सीखता है। इन्होंने दोस्तों जो है कि दो प्रमुख बातों पर बल दिया था। चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, एक नैतिक दुविधा होता है और एक क्या होता है, नैतिक तर्कना, इसके बारे में ज़्यादा बल दिया था। तो नैतिक दुविधा को हम लोग देख लेते हैं। मोरल डिलेमा, सही गलत के बारे में फैसला नहीं ले पाता है। नैतिक दुविधा, दुविधा में है दोस्तों, सही गलत के बारे में फैसला नहीं लेता है। जैसे कि हमने आपको कहानी बताया, हिंज चोरी करता तो पुलिस पकड़ लेती और नहीं करता तो बीवी मर जाती। तो इसमें क्या है ना कि नैतिक दुविधा में पड़ा हुआ है कि क्या करें क्या ना करें। ये इन्होंने दो प्रमुख बातों पर बल दिया था। और नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग, जब हम अपना तर्क लगाते हैं। सही गलत में किसी एक को चुनना, जैसे कि हिंज ने चोरी को चुन लिया, क्योंकि यहाँ पर जीवन महत्वपूर्ण था, इसलिए इन्होंने मोरल रीजनिंग लगाया, तर्क लगाया कि यहाँ पर हम चोरी को चुनेंगे। भले ही वो जेल चले जाता कुछ साल के लिए, लेकिन उससे अपनी पत्नी को बचाना था, इसलिए उन्होंने क्या किया, हिंज ने क्या किया था, चोरी को चुना था। चलिए, नैतिकता के 3 स्तर जो है कि इन्होंने बताए हैं कोहलबर्ग साहब ने, लॉरेंस कोहलबर्ग साहब ने। चलिए हम इसे पढ़ते हैं। जो फर्स्ट में है, बहुत ही वीवीआई है, पूर्व परंपरागत, ये मेन है, इसे हम पढ़ेंगे, या इसे प्राक रूढ़िगत भी बोलते हैं। आप लोग दोस्तों ना इंग्लिश में भी नाम याद रखा कीजिए, क्योंकि हिंदी जो है ना बहुत जगह पे बदलते हुए रहता है। पूर्व परंपरागत है, इसमें कहीं प्राक रूढ़िगत है, कहीं कुछ रहेगा कहीं कुछ रहेगा, तो लगभग ज़्यादातर में यही रहता है, पूर्व परंपरागत और प्राक रूढ़िगत। तो ये जो इस स्टेज में बच्चा ना 4 से 10 वर्ष की उम्र के बीच में रहता है। तो चलिए हम इसके देखते हैं। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चे को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। दोस्तों, जब बच्चा 4 से 10 वर्ष के उम्र में रहता है, तो इस अवस्था में जो है ना नैतिकता जो होती है वो दोस्तों शून्य होती है। सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। नैतिकता तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होता है, यानी कि जो दूसरा लोग व्यवहार कर रहा है, नैतिक जैसा नैतिक व्यवहार करता है, उसी अनुसार से ये बच्चा लोग भी जो है कि उसी अनुसार से अपना नैतिकता का जो है कि विकास करता है। ये दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होता है। इसके भी 2 स्टेज हैं इसमें। एक क्या होता है, दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, पनिशमेंट या ओबीडियंस। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। बालक के मन में आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है। जब बच्चा छोटा होता है ना, वो आज्ञा पालन भी बहुत बार जो है ना दंड पर इसका आधारित होता है। क्या होता है कि आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह स्वयं को दंड से बचाना चाहता है। अब जैसे कि बच्चा टास्क इसलिए बनाता है ना कि उसको डर लगता है, अगर नहीं बनाएंगे ना तो हमको मारेगी, मैम मारेगी, मिस मारेगी। तो इसी प्रकार जो है क्या होता है ना, आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है। बच्चे ने सोचा हिंज ने चोरी की तो सज़ा मिलेगी। एक एग्जाम्पल के तौर में हम इसे भी देख रहे हैं। जैसे बच्चा ने सोचा हिंज ने चोरी किया तो सज़ा मिलेगा, यह क्या है, दंड पर आधारित है। ठीक है। इसी आगे में इसका दूसरा अवस्था जो देखते हैं, अहंकार की अवस्था।
आत्म अभिरुचि या प्रतिफल अभिमुखता, ये तीनों इसका नाम है लगभग। आप इसे इंग्लिश में देख सकते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड ओबियन, यानी कि मतलब ये जो है हम ऐसा कार्य किए तो ये जो है उम्मीद करता है कि हमको उसका प्रतिफल भी वैसा मिले। ठीक है, इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है। ये वीवीआई है जो अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जैसे कि तैसा अवस्था किसे कहा जाता है। तो कभी कभी ये भी दे दिया जाएगा पूर्व परंपरागत, या फिर नीचे में ये अहंकार की अवस्था वाला भी दे दिया जाएगा। तो इसी में कोई पूछा जाएगा इस प्रकार से। इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। जो उसके साथ जैसा व्यवहार करेगा वैसा ही खुद करेगा। इसका 4 से 10 वर्ष की उम्र में जो होता है। बालक अपनी अभिरुचि को प्राथमिकता देता है। बालक क्या कहता है? अपनी अभिरुचि को प्राथमिकता देता है और वह पुरस्कार पाने के लिए नियमों का अनुपालन करता है। तो इसमें आप समझ रहे हैं, ये पुरस्कार पाने के लिए जो है कि क्या करता है? नियमों का अनुपालन करता है। और चलिए अब हम दूसरे स्तर को देखते हैं, परंपरागत नैतिक। पहले था पूर्व परंपरागत, अब आ गया क्या? परंपरागत नैतिक स्तर या औपचारिक या रूढ़िगत, कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि 10 से 13 वर्ष के उम्र के बीच में। अब जो आ गए हैं दोस्तों 10 से 13 वर्ष की उम्र में बच्चा का नैतिक विकास कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है? दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है, उनके अकॉर्डिंग ही सही गलत निर्णय लेता है। जैसा वो दूसरे को देखता है वो अपने अंदर समावेशित कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग वो सही गलत फैसला लेने लगता है। चलिए इसे भी देखते हैं, इसका 2 स्टेज है इसमें भी। अधिकार संरक्षण अभिमुखता, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, कानून एवं व्यवस्था। बहुत लोग इसमें आगे कानून एवं व्यवस्था को आगे करते हैं, इसमें अधिकार संरक्षण अभिमुखता भी कर सकते हैं। तो इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। इसमें बच्चा सोचता है कि कानून और व्यवस्था जो समाज के लिए है ना, उसको विकसित किया जाए, उसको बनाए रखने की जो है कि ये कोशिश करता है, इसमें ऐसा सोचता है। तो एक और कहानी था दोस्तों, एक बच्चा के पिताजी जो है कि रेड लाइट क्रॉस करते हुए डेथ कर जाते हैं। तो उसके बारे में ही ये है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट को पार करते हैं, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। अब मान लीजिए किसी के पापा का एक्सीडेंट रेड लाइट एरिया को पार करते, रेड लाइट एरिया हमने बोल दिया, रेड लाइट को क्रॉस करते हुए जो है कि वो उसका डेथ हो गया। तो बच्चा क्या करेगा ना, उसके मन में ये भावना उत्पन्न होगी कि हम कभी भी ना ज़िंदगी में रेड लाइट को जो है कि क्रॉस नहीं करेंगे, इससे जो है कि हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, हम भी नहीं करेंगे। ऐसा इसमें होता है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। तो ये सोचता है कि जो नियम होता है ना, उसको सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना इसमें होता है। और दूसरा इस पर जो है कि इसी का स्टेज है प्रशंसा की अवस्था या अच्छा लड़का लड़की बनने की अभिमुखता, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। इस अवस्था में बच्चे एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है तथा दूसरों से भी सम्मान पाने की इच्छा रहती है। इसमें क्या होता है ना, बच्चा जो है कि एक दूसरे का सम्मान की भावना करता है और दूसरे से भी सम्मान पाना चाहता है। इसमें इस नैतिक विकास को उपावस्था भी कहा जाता है। उपावस्था मतलब ये हो गया कि परंपरागत स्तर पूछ दिया जाएगा कि मतलब किसे उपावस्था कहा जाता है कोहलबर्ग के अनुसार से। तो ये आपको जवाब देना है कि परंपरागत या रूढ़िगत, इस टाइप से देना है। यहाँ पे जो भी दिया हुआ है परंपरागत स्तर या औपचारिक या रूढ़िगत, ठीक है, ये आपको जवाब देना है। ये इस तरह से पूछा जाता है। किसी वस्तु का आदान प्रदान परंपरागत स्तर में ही होता है। मतलब किसी वस्तु का आदान प्रदान, जैसे कि आज वो टिफ़िन खिलाया, कल वो उससे फिर टिफ़िन खाना चाहेगा, इस तरह से होता है ना बच्चा लोग में। तो वही है, किसी वस्तु का आदान प्रदान परंपरागत स्तर में ही होता है। जैसे कि हमने बताया था, जैसे को तैसा भी बोलते हैं एक तरह से इसे। उत्तर परंपरागत स्तर, उत्तर रूढ़िगत नैतिक, आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, 13 वर्ष से ऊपर, ये अंतिम है इसलिए इसमें उत्तर परंपरागत स्तर लगा हुआ है, 13 वर्ष से ऊपर। इसमें बच्चा क्या सही क्या गलत का फैसला खुद ले लेता है। अब बच्चा जो है कि 13 वर्ष से ऊपर हो चुका है, अब बच्चा जो है कि 13 वर्ष से ऊपर हो चुका है, तो ये सही गलत का फैसला क्या है ना कि खुद से लेने लगता है दोस्तों। इसमें क्या है कि सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें यह किशोर यह मानता है कि नियम लोगों के भले के लिए होते हैं। अगर किसी नियम से लोगों का नुकसान है तो उसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अब देखिए, इसमें किशोर में ये भावना हो जाती है, जब वो 13 वर्ष से ऊपर हो जाता है तो ये सोचता है नियम लोगों के लिए भले के लिए ही है। अगर किसी नियम से लोगों का नुकसान होता है तो उसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अब एग्जाम्पल पे हम इसे समझाते हैं। अगर उसके पापा को रेड लाइट तोड़कर बचाया जा सकता था तो तोड़ देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ जीवन बहुत बचाना महत्वपूर्ण है। अब जैसे इसके पापा वहाँ रेड लाइट में जो है एक्सीडेंट हो गया और कोई अन्य नागरिक अगर उस रेड
रेड लाइट को जो है कि नियमों को तोड़ देता और उसके पापा को बचा लेता, तो इसी के बारे में ये यहाँ पे जो है कि नैतिक विकास का जो है कि हुआ है यहाँ पे। तो इसमें क्या है ना, वो कहना चाह रहा है बच्चा, अगर मेरे पिताजी को बचाया जा सकता था तो नियमों को तोड़कर, तो उसे उस नियम को तोड़ देना चाहिए था उस समय, क्योंकि यहाँ पर जीवन महत्वपूर्ण है बचाना, समझे। तो ये बच्चा इस तरह का भावना उसमें उत्पन्न होता है। दूसरा क्या है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। किशोर खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों की फ़ायदा के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है, जैसे कि भगत सिंह ने क्या किया था दोस्तों, भारत की आज़ादी के लिए क्या किया था, अपने फांसी पे लटक गए थे। तो इसमें किशोर खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है, इससे किशोर दूसरों के फायदे के लिए जान से भी खेल जाता है। तो इस प्रकार से यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन होता है। चलिए हम आगे भी देखते हैं। केवल इसका जो है कि ये जो इन्होंने जो दिया है ये नैतिक विकास का सिद्धांत, इसका केवल आलोचना भी होता है। क्यों होता है, तो केवल पुरुषों के संदर्भ में प्रयोग किया इसलिए आलोचना होता है। क्या किया था इन्होंने, केवल पुरुषों के संदर्भ में किया, इसमें महिला पे ट्राई नहीं किया अपना सिद्धांत को, इसलिए इसका जो है कि आलोचना होता है। चलिए, आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अब जो है कि सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेना, यानी कि सही और गलत के बारे में निर्णय ले लेता है, तो इसको क्या कहा जाता है, नैतिक तर्कना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नैतिक तर्कना कहा जाता है। हमने आपको बताया था पहले ही नैतिक तर्कना के बारे में, जो है कि इसमें एक फैसला ले लिया जाता है, तर्क निकाल लिया जाता है, ये दुविधा में नहीं रहता है, सही और गलत के बारे में फैसला ले लेता है। तो ये क्या हो गया, नैतिक तर्कना हो गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, जनवरी 2012 में पूछा गया था। अब आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। एक प्रमुख आलोचना क्या है दोस्तों, कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुमूलिक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। तो दोस्तों आप आसानी से इसे पकड़ सकते हैं कि आंसर क्या होगा इसमें, क्योंकि जो है कि हमने आपको पहले ही बताया था उसमें पुरुषों और महिलाओं में जो है कि थोड़ा विभेद किए थे, इसके कारण इसका आलोचना होता है, ठीक है। चलिए 3 नंबर में हम देखते हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों को आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें भी लगभग उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें और एक जो है कि VVI निकल के आता है, कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया, ठीक है। इसमें उस प्रकार का देखिएगा, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन मूलतः पुरुषों के नमूने पर आधारित रखा है। कोहलबर्ग का सिद्धांत प्रत्युत्तरों पर ध्यान पर केंद्रित नहीं करता है। अपने सैद्धांतिक उपयोग में कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया। तो इसमें दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। इसमें इसका जो है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों सितंबर 2016। दोस्तों बहुत सारे आपको जो है कि थ्योरी में नहीं मिलेगा, आपको खुद भी प्रैक्टिस करना होगा, इस प्रकार से आप बना पाएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत हुई। चलिए हम आगे अब देखते हैं। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई। क्या हुई, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई, यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहती है। एक नूर है, उसने अपने तान्या से कहा कि अब तुम अपना लंच साझा करो, मैं भूल गई हूँ। तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। कल हम तुमको खिलाए थे तो तुम आज हमको खिलाओ। इस प्रकार से जो है कि नूर कहती है तान्या से। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डेस अभिविन्यास प्रारूप को डेस अवस्था पर दर्शाता है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था जैसे को तैसा एक और या आदान प्रदान इसे कहा जाता है परंपरागत स्तर में। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था दोस्तों, दिसंबर 2019 में पूछा गया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। चलिए इसका जल्दी से आप जवाब दीजिए, क्या होगा। यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास सार्वभौमिक नैतिक
सिद्धांत अभिविन्यास, दंड और आज्ञापालन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। इसका जवाब आप जल्दी से दीजिए। देखिए दोस्तों, जब वो जो है कि सोचता है कि सामाजिक प्रणाली को जो है कि सक्रियतापूर्ण बनाए रखना है, तो वो क्या करता है, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास का जो है कि पालन करना चाहता है। ठीक है, इसका जवाब ये है। चलिए अब हम छठे नंबर पे चलते हैं। कोहलबर्ग ने के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम में किस स्तर पर वो व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराया जाता है। इसका जवाब देना है दोस्तों, सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता। ये दोस्तों कब क्वेश्चन पूछा गया था, दिसंबर 2021 में। यांत्रिक उद्देश्य अभिमुखता, सामाजिक व्यवस्था संधारण अभिमुखता, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता। जल्दी से दोस्तों इसका जवाब आप दे दीजिए। तो इसका जवाब होगा दोस्तों सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता। आप जब थ्योरी को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। 7वां नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। यहाँ पे हमने बताया था नारी परिप्रेक्ष्य गौण है इसमें, इसलिए जो है कि इसका आलोचना होता है। ठीक है दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप ज़रूर इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।